हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली स्टडी विद नाजिम में। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने वैदिक काल स्टार्ट करा है और वैदिक काल में भी हमने 2 वीडियो कवर कर चुके हैं, यानी कि पार्ट 2 हमने इसमें कवर कर लिए हैं। आज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने पुरातात्विक स्रोत में पहली वाली वीडियो में अभिलेखों को कवर कर लिया है। हम जो साहित्यिक स्रोत में देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो देख रहे हैं हम वेद। और वेद में भी हमने लास्ट वीडियो में ऋग्वेद हमने देख लिया है। जो भी ऋग्वेद से महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमने देख लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यजुर्वेद देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे सामवेद देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स अथर्ववेद, जो कि सबसे बाद का यानी कि सबसे बाद का क्या है, वेद है, अथर्ववेद। तो फ्रेंड, ये हम आज इन तीनों वेदों को कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम देखेंगे यजुर्वेद। देखिए फ्रेंड्स, यजुर्वेद के बारे में आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, फर्स्ट पॉइंट ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, यहाँ से हम उतना ही देखने वाले हैं जितना हमारा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो कि एग्ज़ाम्स के रिलेटिव बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वही हम देखेंगे जो कि हमारा एग्ज़ाम में आता है और अदर चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर जो यजुर्वेद में सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में पाया जाता है। अब हमें आप कमेंट्स करके बताइए कि ऋग्वेद जो है वो गद में है या पद में है, ये आप हमें कमेंट्स करके बताइए। तो यहाँ से हमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट पता चल गया कि यजुर्वेद जो है वो एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। फ्रेंड्स, ये दोनों में है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है, यजुर्वेद में जो ऋचाओं है, जो देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है जो ऋग्वेद में भी ऋचाओं का वर्णन होता है। तो फ्रेंड देखिए, इन ऋचाओं के नियम व विधि विधानों का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में ऋचाओं के नियम व विधि विधानों का वर्णन मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए फ्रेंड्स, अब आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि किस वेद में बलिदान का वर्णन मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है, यजुर्वेद में बलिदान का वर्णन मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर हम बात करें फ्रेंड, जैसे कि इसके जो यजुर्वेद है, इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, अध्वर्यु बोलते हैं। अब बात आती है फ्रेंड, देखिए यजुर्वेद की कितनी शाखाएं होती हैं। तो फ्रेंड, इसकी 2 शाखाएं हैं और शाखाएं से क्या होते हैं, जो इसकी शाखा है, यहाँ से मतलब कि ब्रांच जो है इसकी, तो फ्रेंड यहाँ से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कितनी शाखाएं हैं इसकी, तो 2 हैं। कौन कौन सी, सर्वप्रथम है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरी है हमारी शुक्ल यजुर्वेद। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि कृष्ण यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद की शाखा जो है वो गद में है या पद में है। तो कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखा है वो गद और पद दोनों में है, परंतु शुक्ल यजुर्वेद जो है ये केवल पद में है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही हैं। देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है फ्रेंड, देखिए यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड, उसे बोलते हैं ईशोपनिषद बोलते हैं, जिसका संबंध कहाँ से है, आध्यात्मिक चिंतन से है। अब देखिए फ्रेंड, यजुर्वेद में क्या है, कर्मकांड, यज्ञ, इस तरीके से ये क्या है, फेमस है। परंतु जो यजुर्वेद का अंतिम भाग है ईशोपनिषद, तो फ्रेंड इसका संबंध काय से है, इसका संबंध है आध्यात्मिक चिंतन से। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अब देखिए क्या है शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखा। हमने देखा था कि यजुर्वेद की 2 शाखाएं थी, कौन कौन सी, एक तो हमारी कृष्ण और दूसरी कौन सी थी फ्रेंड, शुक्ल। अब शुक्ल यजुर्वेद में हम जो महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देखेंगे। तो शुक्ल यजुर्वेद की जो मुख्य शाखा है फ्रेंड्स, वो कौन कौन सी है, एक तो है कार्णव और दूसरी क्या है, माध्य निंदन है। अगर हम बात करें फ्रेंड शुक्ल यजुर्वेद का, जो एक हमारा ब्राह्मण जो है उसका यजुर्वेद का, और यजुर्वेद में भी शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है फ्रेंड, शतपथ ब्राह्मण है। तो आपसे यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे
मैचिंग कराने के लिए बोल दिया जाएगा कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। तो आपको पता है ऋग्वेद का क्या है, ऐत्रेय ब्राह्मण है। और अगर हम बात करें यजुर्वेद का, तो यजुर्वेद का फ्रेंड्स क्या है, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये पॉइंट्स। अब बात क्या आती है, देखिए फ्रेंड्स ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो शुक्ल यजुर्वेद से हमें क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ से सामाजिक जीवन का पता चलता है। देखिए इसमें क्या है, शतपथ ब्राह्मण में इससे हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत था, यानी कि उस ज़माने के, यानी कि वेदों में क्या कहा गया है कि पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना गया है, यानी इसमें पुनर्जन्म की व्याख्या की गई है। और दूसरा क्या है, जल पिलावन है, कथा है, कथाएं जो होती हैं फ्रेंड्स वो कहाँ पर वर्णन है, शतपथ ब्राह्मण में है। पुरुरवा, उर्वशी, आख्यान तथा पुरुष मेध का वर्णन कहाँ पर मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, जो कि महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ये आपको याद रखनी है। अब देखते हैं फ्रेंड, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिताएं हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वाजसनेय कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, वाजसनेय कहा जाता है। तो फ्रेंड देखिए संहिता, हमें पता है कि हम वेदों को भी क्या बोलते हैं, संहिता बोलते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है फ्रेंड उसे हम क्या बोलते हैं, वाजसनेय बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, कृष्ण यजुर्वेद की जो मुख्य शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तैत्तिरीय है, काठक है, मैत्रायणी है और कपिष्ठल है। ये आपको याद रखना है, कपिष्ठल आपको महत्वपूर्ण है, ये याद रखना ही है। अब देखते हैं फ्रेंड्स सामवेद। तो देखिए फ्रेंड्स साम का मतलब क्या है, सामवेद। देखिए साम का अर्थ होता है संगीत अथवा ज्ञान अथवा गान। तो देखिए फ्रेंड्स होता क्या था, जब ऋग्वेद में जब हम क्या करते थे, यज्ञ करते थे, जब हम यज्ञ करते थे या कर्मकांड कुछ ऐसी चीज़ें करते थे, तो वहाँ पर जो उनकी जो यज्ञ हम करते थे, जो गाते थे लोग, गा कर जो रचनाओं का वर्णन करते थे, तो फ्रेंड उनका जो क्या नाम है, उनका जो संग्रह है उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे हम सामवेद बोल देते हैं। तो फ्रेंड ये सामवेद जो है ये संगीत अथवा गान होता है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि ये संगीत पर आधारित है। और इसे ही सामवेद को ही हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संगीत का जनक बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सामवेद में यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का, जो भी मंत्र गाते थे, तो फ्रेंड उनके संग्रह को क्या बोलते हैं, सामवेद बोलते हैं। और जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था, और फ्रेंड ये जो मंत्र जिसके द्वारा गाए जाते थे, यानी कि जो व्यक्ति गाता था उसे हम क्या बोलते थे, उद्गाता बोलते थे। क्या बोलते थे, उद्गाता बोलते थे। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स क्या है, सामवेद में कुल 175 ऋचाएँ हैं, जिसमें 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी जो ऋचाएँ हैं फ्रेंड्स वो ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। यानी कि अगर आपसे मालूम किया जाए क्वेश्चन कि ऋग्वेद का दूसरा रूप कौन सा वेद है, तो फ्रेंड ये ऋग्वेद का दूसरा रूप कौन सा है, सामवेद है। सामवेद ऋग्वेद पर ही आधारित है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए आ गया ये पॉइंट कि इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर एक खास करके आपको ध्यान रखनी है एक बात, यजुर्वेद और सामवेद जो हैं फ्रेंड्स, इनमें क्या है, इनमें कोई ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। यानी कि इसमें कोई राजा रानी या कोई वंश या कोई साम्राज्य का वर्णन नहीं मिलता, ऐतिहासिक घटनाओं का कोई वर्णन नहीं मिलता। किस में, सामवेद में और यजुर्वेद में। तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं सबसे अंतिम में अथर्ववेद। अथर्ववेद में देखते हैं फ्रेंड, देखिए क्या है, देखिए सबसे बाद का अथर्ववेद है ये, और सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और तथा सबसे पहले इसमें क्या, देखिए फ्रेंड्स, इसमें औषधों यानी कि मेडिसिन या औषधियों का भी उल्लेख कहाँ पर मिलता है, सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। तो यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए अथर्ववेद के मंत्रों का जो उच्चारण करने वाले पुरोहित होते थे उन्हें क्या बोलते थे हम फ्रेंड्स, ब्रह्मा कहा जाता था। तो फ्रेंड ये चीज़ें आपसे मैचिंग में पूछी जा सकती हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि सामवेद में जो मंत्रों का उच्चारण करते थे व्यक्ति, उसे हम क्या बोलते थे, उद्गाता बोलते थे। कहाँ पर, सामवेद में। अगर हम अथर्ववेद में देखें तो मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहितों को यहाँ पर क्या बोलते हैं, ब्रह्मा कहा जाता है।
तो आपको देखिए परिवर्तन आपको ये ध्यान रखना है, जब भी इतिहास में आप इतिहास पढ़ रहे हैं, जब भी आप कोई इतिहास में परिवर्तन होता है, शब्दों का, सामाजिक स्थिति या महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन होता है, तो वो चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्या है, अर्थवेद में मगध और अंग जो थे, इन्हें दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। आपको पता है कि ऋग्वेदिक काल के बाद कौन सा काल आएगा? ऋग्वेदिक काल के बाद आएगा उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल के बाद हम क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स? महाजनपद पढ़ते हैं। कितने महाजनपद से? 16 महाजनपद थे। तो उनमें से ही 2 जनपद यहाँ पर वर्णन करा गया है अर्थवेद में, मगध तथा अंग। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इन्हें क्या बोला गया है? दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। इसमें देखिए सभा तथा सभापति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसमें कुछ सामान्य बात है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचार, विश्वास तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। यानी कि देखिए हमारी स्थिति कैसे परिवर्तन हो रही है। हम ऋग्वेद में देखें, अगर हम ऋग्वेद में देख रहे हैं तो फ्रेंड्स वहाँ पर क्या है, वहाँ पर अंधविश्वासों पर, या अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो वहाँ पर अंधविश्वास जैसी चीज़ों का कोई वर्णन हमें देखने को नहीं मिलता है, बल्कि वहाँ पे हमें एक अच्छी टेक्नोलॉजी या मैथमेटिक्स, आप ज्यामिति का क्या कह सकते हैं, वर्णन देखने को मिलता है। क्योंकि वहाँ पर क्या थे? सुनियोजित नगर थे, आपको पता है। तो वहाँ पर देखिए क्या है, समानता का वहाँ पर क्या है, सिद्धांत देखने को मिलता है हमें। वहाँ पर हमें मैथमेटिक्स का देखने को मिलती है फ्रेंड्स। वहाँ पर हमें पता है कि वहाँ पर समकोण पर एक क्या करती थी, सड़कें एक दूसरे को काटती थी। तो यानी फ्रेंड्स वहाँ पे देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कहाँ तक थी। अब जैसे जैसे हमारा क्या नाम है, इतिहास परिवर्तित हुआ, यानी कि परिवर्तन आना शुरू हुआ, तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि वहाँ की स्थिति के अकॉर्डिंग ऋग्वेदिक काल हुआ या उत्तर वैदिक काल हुआ, वहाँ पर चीज़ें काफ़ी बदलती गईं। तो वहाँ पर देखिए अब आप देख रहे हैं कि इसमें क्या नाम है, अर्थवेद में भी विश्वास तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। यानी जादू टोना, ऐसी चीज़ों काफ़ी प्रचलित हो गई थी। तो फ्रेंड इस तरीके से हमें इतिहास को पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा एनालाइज भी करना चाहिए चीज़ों को। और यहाँ पर आपको जो देखने वाली बात है, ये आपके पीढ़ी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रेंड्स ये ज़्यादातर तथ्य हैं, आपको ये याद ही करने हैं। और समझ आपको कैसे विकसित करनी है कि आप चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे तो काफ़ी आपको समझ में आएंगी चीज़ें कि इतिहास में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है। तो इससे आपको मेंस में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे देखिए हमने वेद देख लिया, वेद के बाद आता है ब्राह्मण का स्थान, फिर हम देखेंगे आरण्यक, फिर हम देखेंगे उसके बाद उपनिषद। तो फ्रेंड ये 3 चीज़ों को और कवर करना है। फिर इसके बाद हम देखेंगे सामाजिक, धार्मिक क्या कैसी स्थितियाँ थीं उत्तर वैदिक काल में या ऋग्वेदिक काल में। फिर उसके बाद हम 16 महाजनपदों को कवर करेंगे। तो इस तरीके से हम प्राचीन भारत को कवर करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।